दुनिया के 90% लोग सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए क्यों लिखते हैं? और क्या आपको पता है कि स्पेन में एक इंसान को 3,84,912 सालों की सजा सुनाई गई थी। साथ ही साथ क्या आपने कभी किसी चूजे को किसी भी खुले अंडे में ग्रो होता हुआ अपनी आंखों से देखा है? ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपने कभी किसी रेत को लिक्विड बनता हुआ देखा है? नहीं तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें एक इंसान एक सख्त रेत के ऊपर बैठा हुआ है। बट वेट अ सेकंड, ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए ये रेत चुटकी बजाते ही एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और उस रेत में ये इंसान लगभग डूब भी गया? नहीं पता तो माय इंडिया फैमिली निकाल लीजिए एक बार फिर से अपने ऊंटों को, क्योंकि आज का सफर दोबारा से ही रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। असल में दोस्तों रेत के कणों के बीच काफी बड़े स्केल पर फ्रिक्शन मौजूद होता है, जिसकी वजह से रेत के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्रीली ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप अगर आप किसी भी रेत के ऊपर कोई भी बॉल या फिर ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो उसकी ऊपरी सतह से कुछ सेंटीमीटर अंदर तक ही जा पाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे ही किसी भी रेत को बड़े टब या फिर पॉन्ड में भरकर उसको नीचे से समान और कांस्टेंट एयर फ्लो दिया जाता है तो वो एयर फ्लो रेत के कणों को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सैंड के कणों के बीच फ्रिक्शन काफी ज्यादा कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से रेत के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूरी तक फ्रीली ट्रेवल करने लगते हैं और ये मूवमेंट ठीक वैसा ही होता है जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। परिणाम स्वरूप हमारी रेत बिल्कुल ही एक लिक्विड की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में सैंड फ्लूइडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और उस कंडीशन में अगर सैंड में कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो वो पानी की तरह ही सैंड में डूबकर उसके तले तक पहुंच जाता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी चूजा किसी अंडे के अंदर होता है तो टाइम टू टाइम उसकी बॉडी ग्रो करती है एंड इन दी लास्ट जब उसकी बॉडी पूरी तरीके से ग्रो कर जाती है तो वो एग शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी चूजे की ग्रोथ को अंडे के अंदर अपनी आंखों से देखा है? एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मनीष जिन्होंने इसको कमेंट करके मुझसे पूछा। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक चूजे को ओपन एग में ग्रो होता हुआ दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी जिसको कि साल 2019 में चाइना के डॉक्टर्स के द्वारा शूट किया गया था। असल में दोस्तों इस चूजे के सही डेवलपमेंट के लिए इसको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशंस के इंजेक्शन दिए गए थे, जिसकी वजह से चूजा सही समय पर और सही तरीके से ग्रो कर पाया। एंड फाइनली हमें एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें हम किसी भी चूजे को एग के अंदर ग्रो होता हुआ रियल टाइम में अपनी आंखों से देख पाए। एंड ऑनेस्टली इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि चाइना के अंदर कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब काम होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए? फैक्ट नंबर 13। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वुड यानी कि लकड़ी दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग वुड माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये वुड हकीकत में कोई वुड है ही नहीं। असल में दोस्तों ये एक इंसेक्ट है जिसको कि बफ टिप के नाम से जाना जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि अगर बेहद ही पास से भी इस इंसेक्ट को देखा जाता है तो ये हमें एक पेड़ की लकड़ी का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये काफी ज्यादा इंसेक्ट्स को धोखा देकर उनको अपना शिकार बना लेता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी पेड़ की टूटी हुई लकड़ी को देखें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या हकीकत में वो लकड़ी है या ये महाशय वहां पर लकड़ी बनकर बैठे हुए हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे एक व्यूअर के द्वारा मुझे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप भेजी गई जहां पर जैसे ही एक पानी की बूंद को एक पाउडर के ऊपर डाला जाता है तो वो कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट वे में रोटेट करना शुरू कर देती है। और ये रोटेशन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ये सरफेस पर मौजूद पाउडर को ही उड़ाकर एक अच्छा खासा गड्ढा भी बना देती है। लेकिन आखिर एक साधारण सी बूंद इस कारनामे को कैसे कर सकती है? असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा पाउडर कोई साधारण पाउडर नहीं बल्कि ग्लास पाउडर है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लास पाउडर का मेल्टिंग पॉइंट 390 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो उस कंडीशन में जैसे इस पाउडर को इसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करके इसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप डाली जाती है तो वो ड्रॉप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मात्र 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों इस कंडीशन में एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको कि लेड फ्रॉस्ट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर जैसे ही पानी की बूंदों को बहुत ज्यादा गर्म सरफेस पर डाला जाता है तो वो ड्रॉप्स भाप बनने की बजाय उस ड्रॉप्स के चारों ही तरफ एक थिन लेयर को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से पानी की बूंदें बेहद ही फास्ट वे में रोटेट करना शुरू कर देती हैं। और ये वही रोटेशन है जो हमें इस वीडियो क्लिप में भी दिख रहा है। परिणाम स्वरूप पानी की बूंद जब तक भाप बनती है वो उससे पहले बहुत बड़ी क्वांटिटी में रोटेट करके इस ग्लास पाउडर को उड़ाना शुरू कर देती है और हमें मिलता है एक यूनिक गड्ढा जो सिर्फ एक पानी की बूंद के द्वारा ही बनाया गया था। तो असल में कोई जादू नहीं
बल्कि एक साधारण सी साइंस है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी का एक पूरा ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। जैसे कि बात अगर उसके हेड सर्कमफ्रेंस की जाए तो एक न्यूबॉर्न बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस 32.5 सेंटीमीटर से लेकर 37 सेंटीमीटर तक हेल्दी माना जाता है। लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके चलते हुए न्यूबॉर्न बेबी में हमें कुछ डिसेबिलिटीज दिखाई देने लगती हैं और उन डिसेबिलिटीज को डायग्नोस करने के लिए ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट किया जाता है। असल में दोस्तों इस टेस्ट को दुनिया के सामने साल 1831 में रिचर्ड ब्राइट के द्वारा लाया गया, जहां पर किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को एक अंधेरे कमरे में लेटाकर उसके इफेक्टेड ऑर्गन पर ब्राइट हाइलोजन लाइट डाली जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसकी बॉडी को बाहर से देखकर ही एग्जामिन कर पाते हैं। आई नो बहुत से लोगों को ये चीज समझ नहीं आई होगी, तो चलिए इस चीज को क्लियर करते हुए आज मैं आपको कुछ दिखाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो एक न्यूबॉर्न बेबी के हेड की ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट की वीडियो क्लिप है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जैसे ही किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के हेड पर ब्राइट हैलोजन लाइट्स को डाला जाता है तो उसका हेड कितने यूनिक वे में ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा उसकी बोन्स और नर्व्स को एग्जामिन करके उसे एक बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के हेड को कुछ इस तरीके से ग्लो करता हुआ देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। आपको बताया कि जापान के बड़े बड़े मॉल्स या फिर पब्लिक प्लेसेस में कार्स को पार्क करने के लिए कुछ इस तरीके की एलिवेटर कार पार्किंग को बनाया गया है, जिसे देख बहुत से लोग इसे काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी मानते हैं। एंड अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ऑनेस्टली आप गलत हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूएसए की न्यूयॉर्क और शिकागो सिटी में साल 1920 में ही कार पार्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कुछ इस तरीके की एलिवेटर कार पार्किंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उस समय पर यह टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूजफुल भी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ कुछ इस तरीके की एलिवेटेड कार पार्किंग्स को बनाना बंद करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों इन तरीके की हैवी लिफ्ट को चलाने के लिए काफी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से इनका खर्च काफी ज्यादा होता था। बट ऑन दी अदर हैंड प्रेजेंट डेट में जापान इसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए अपने देश में एलिवेटेड कार पार्किंग्स को बना रहा है। तो इन तरीके की कार पार्किंग्स को अगर आप कहीं पर भी देखें तो यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की नहीं बल्कि साल 1920 की है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बॉडी हीलिंग की बेहद ही अमेजिंग टाइम लैप्स वीडियो दिखाई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी हमारे थंब पर कोई भी इंजरी होती है तो उसकी हीलिंग हमारी स्किन हीलिंग से बिल्कुल ही अलग होती है, और उसी चीज का जीता जागता एग्जांपल है ये वीडियो क्लिप। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक थंब इंजरी को हील होता हुआ दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे हमारा थंब हील होने के साथ साथ नेल के नीचे मौजूद ब्लड क्लॉट्स के निशान को नेल ग्रोइंग के साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता रहता है। एंड इन दी लास्ट जैसे ही ये निशान थंब के टॉप पर पहुंचता है ये कुछ इस तरीके से हमारे नेल से अलग हो जाता है, और इसके बाद हमारा नेल एक परफेक्ट फ्रेश लेयर की तरह दोबारा से ही ग्रो कर जाता है। असल में दोस्तों ये प्रोसेस इतनी ज्यादा स्लो होती है कि हम कभी भी इसको इतनी डिटेल्ड वे में अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए थंब इंजरी की इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा आई कांटेक्ट लेंस किसी और देश में नहीं बल्कि अपने ही देश भारत में बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस कांटेक्ट लेंस को मुंबई के शेखर आई रिसर्च सेंटर में साल 2011 में बनाकर तैयार किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस कांटेक्ट लेंस में 5 ग्राम प्योर गोल्ड के साथ 18 सर्टिफाइड डायमंड्स को भी जड़ा गया है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि क्या इसको पहनने के बाद हमारी आंखों में कोई परेशानी नहीं होगी, तो उसका आंसर है जी हां, बिल्कुल भी नहीं होगी। असल में दोस्तों इस लेंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान एक ऑर्डिनरी कॉन्टैक्ट लेंस की तरह बिना किसी परेशानी के इसको पहन सकता है। कीमत की बात की जाए दोस्तों तो एक पेयर कॉन्टैक्ट लेंस की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपए के आसपास है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस कॉन्टैक्ट लेंस को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉन्टैक्ट लेंस भी माना जाता है। क्या आप इस कॉन्टैक्ट लेंस के लिए 11 लाख रुपए पे करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले बजाऊ ट्राइब के लोगों को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन और नेचुरल डाइवर के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये लोग पानी के अंदर 12 से 15 मिनट तक अपनी सांसों को रोककर स्विम कर सकते हैं। ना सिर्फ ये पानी में इतने लंबे समय तक रह सकते हैं बल्कि ये एक बार में पानी में 200 फीट गहराई तक जाकर भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस ट्राइब के लोग औसतन अपने जीवन का 60% पानी के नीचे ही बिताते हैं। लेकिन आखिर इन लोगों में ऐसी सुपर पावर कैसे आ जाती है? असल में दोस्तों ऐसा होता है जेनेटिक बदलाव के कारण, जहां पर बहुत सारी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इन ट्राइब के लोगों
लोगों के स्प्लीन नॉर्मल ह्यूमन स्प्लीन से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। असल में दोस्तों ये एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे स्टमक में हमारी रिब्स से नीचे लेफ्ट साइड में ग्रो करता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये ऑर्गन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई और बॉडी में WBC को मेंटेन करने में हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। तो वहीं दोस्तों बात अगर इन ट्राइब्स के लोगों की स्प्लीन की जाए तो उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से जैसे इस ट्राइब के लोग अंडर वाटर जाते हैं वो इनकी बॉडी में बहुत बड़े स्केल में ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काफी गहराई और समय तक अंडर वाटर रह पाते हैं। सो फाइनली अब आप इनकी सुपर पावर का सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि स्पेन के पोस्टमैन गैब्रियल मार्च ग्रेनाडोस को साल 1972 में 3,84,912 साल की सजा सुनाई गई थी। जी हां, जैसे अभी आपको ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ठीक उसी तरीके से जब इस फैक्ट पर मैंने रिसर्च की थी तो मुझे भी ये काफी ज्यादा अजीब लगा था, बट ऑन दी अदर हैंड ये बिल्कुल सच है। असल में दोस्तों इनको 40,000 से ज्यादा लेटर्स और पार्सल को डिलीवर ना करने का दोषी पाया गया था, जिसके चलते हुए स्पेन की अदालत ने हर एक लेटर और पार्सल के बदले इन्हें 9 साल की सजा सुनाई थी। और यह पहला ऐसा मौका था जब किसी भी पोस्टमैन को इतने लंबे समय के लिए सजा सुनाई गई थी। हालांकि आगे चलकर इनकी सजा को घटाकर महज 14 साल कर दिया गया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इतिहास की कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं में से एक घटना थी जहां पर एक इंसान को इतनी बड़ी सजा सुनाई गई थी। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में फ्लाइंग ड्रैगन लिजर्ड नाम की एक बेहद ही अमेजिंग लिजर्ड भी मौजूद है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी जान को बचाने के लिए किसी ऊंची जगह से जंप करके अपने विंग्स को खोल लेती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसकी बॉडी इतनी अलाइंड और परफेक्ट शेप में ग्रो करती है कि सिर्फ इन्हीं विंग्स की दम से ही काफी लंबी दूरी तक हवा में फ्लोट भी कर सकती है। तो ये तो बात हो गई इस लिजर्ड की क्वालिटी की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस लिजर्ड को हवा में उड़ते हुए स्लो मोशन में देखा है? नहीं तो जो आपने देखा नहीं होता वही तो दिखाते हैं हम। चलिए देखते हैं उस अमेजिंग वीडियो क्लिप को। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक फ्लाइंग ड्रैगन लिजर्ड को हवा में फ्लोट करते हुए स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये लिजर्ड कितने अमेजिंग वे में अपने विंग्स को खोलकर हवा में कितनी दूरी तक आसानी से फ्लोट कर सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लिजर्ड लिजर्ड्स का सुपरमैन जरूर है। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि विंटर के बाद समर आता है और समर के बाद मॉनसून आता है, और ठीक इसी तरीके से समय के साथ हमारे वेदर सीजन्स बदलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जो किसी भी इंसान के मूड्स के भी सीजन को अपनी इच्छा के अनुसार बदलता रहता है। असल में दोस्तों इस डिसऑर्डर का नाम बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें सस्पेक्ट्स के मूड स्विंग्स के एपिसोड चलते हैं। एपिसोड्स इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस कंडीशन में सस्पेक्ट का मूड सिचुएशन के हिसाब से नहीं बल्कि काफी लंबे टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होता है। यानी कि इस बीमारी में कोई भी इंसान कई महीनों तक लगातार खुश भी रहता है, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। बट ऑन दी अदर हैंड एक दिन अचानक से ही उसका मूड स्विंग हो जाता है और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। दोस्तों मेंटल लेवल पर तो इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा डेंजरस माना ही जाता है, बल्कि सोशल लेवल पर भी इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। क्योंकि जरा सोचिए कि अगर किसी भी इंसान का कोई हैप्पी पीरियड चल रहा है जहां पर वो काफी ज्यादा खुश है और उस सिचुएशन में उसको किसी भी गमी में जाना पड़े तो उस इंसान के साथ क्या होगा, सच में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उस सिचुएशन में उस बंदे के साथ क्या होगा? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत से देशों के बहुत से अजीबोगरीब कानून तो बताए हैं और अपनी इसी प्रथा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको स्विट्जरलैंड का एक बेहद ही अजीब लॉ बताने वाला हूं। असल में दोस्तों स्विट्जरलैंड के एक लॉ के अनुसार साल 2008 के बाद स्विट्जरलैंड में कोई भी इंसान पैरट और गिनी पिग्स को सिंगल एडॉप्ट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आप स्विट्जरलैंड में किसी भी पैरट या फिर गिनी पिग को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको उनको पेयर में एडॉप्ट करना होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि स्विस गवर्नमेंट का यह मानना है कि पैरट और गिनी पिग्स जैसी स्पीशीज के एनिमल्स अगर अपनी ब्रीड के दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनका डेवलपमेंट कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। एंड ऑनेस्टली ये लॉ मेरे सर के तो ऊपर से जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉ सही है गलत? आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जोसेफ के द्वारा कंटिन्यूअस 2 घंटे 30 मिनट और 57 सेकंड्स तक अपनी पूरी ही बॉडी को 200 किलोग्राम आइस क्यूब्स के कांटेक्ट में रखकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के ही नाम था जब साल 2019 में इन्होंने अपनी पूरी ही बॉडी को 2 घंटे तक कंटिन्यूअस आइस क्यूब्स के संपर्क में रखा था। सच में ये इंसान किसी भी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 1। दुनिया के 90% इंसान सीधे हाथ का ही यूज करते हुए क्यों लिखते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक सिंपल साइंस मौजूद है और इन सारी चीजों में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है
हमारा ब्रेन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राइट हाफ ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड और लेफ्ट ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो वहीं हमारा लेफ्ट हाफ ब्रेन हमारी बॉडी की राइट साइड और राइट ऑर्गन को कंट्रोल करता है, और यहीं से ही शुरू होता है राइट हैंडेड बनने का गेम। असल में दोस्तों, जब भी हम किसी भी नई लैंग्वेज को बोलना या फिर लिखना सीखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन का लेफ्ट हाफ हेमिस्फीयर बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा को प्रोसेस करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम जब भी किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं या फिर बोलते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड काफी ज्यादा एक्टिव होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करता है, तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो जाती है कि जब बच्चा बचपन में ही किसी भी नई लैंग्वेज को सीखता है या फिर लिखता है तो वो उस कंडीशन में अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करता है। अब यहां पर बहुत से लोगों के दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर खड़े हुए होंगे। पहला, कि क्यों हमारा ब्रेन इनडायरेक्टली हमें फोर्स करता है राइट हैंडेड होने पर, एंड सेकंड, कि अगर ऐसा है तो क्यों दुनिया में बहुत से लोग अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए चीजों को लिखते हैं। असल में दोस्तों, हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम करने की होती है। अब लेफ्ट हैंड से लिखने की सिचुएशन में अगर हमारा ब्रेन सारे ही लैंग्वेज के डेटा को प्रोसेस करके राइट साइड वाले ब्रेन में ट्रांसफर करता है, और तब राइट साइड वाला ब्रेन उन सिग्नल्स को समझकर हमारे लेफ्ट हैंड को कुछ भी लिखने की कमांड देता है, तो इस पूरे ही प्रोसेस में एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम दोनों ही लगते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए मैक्सिमम केसेस पर हमारा ब्रेन इनडायरेक्टली हमें फोर्स करता है कि हम किसी भी चीज को राइट हैंड का ही यूज करते हुए लिखें। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद होते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बचपन में बहुत से लोगों के ब्रेन में एनर्जी मैनेजमेंट के पैटर्न ग्रो नहीं करते हैं, तो उनका ब्रेन कभी भी इनडायरेक्टली उन्हें फोर्स नहीं करता है कि वो चीजों को राइट हैंड से ही लिखें। तो ये तो बात हो गई हमारे ब्रेन की। अब बात करते हैं हमारे डीएनए की। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन डीएनए भी इस चीज में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। असल में दोस्तों, साल 2012 में यूएसए में की गई एक रिसर्च से ये बात पूरी ही तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर किसी भी बच्चे के दोनों ही पेरेंट राइट हैंडेड होते हैं तो उस बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की पॉसिबिलिटीज महज 9% होती है। तो वहीं एक के लेफ्ट हैंडेड और एक के राइट हैंडेड होने पर वो महज 19% तक होती है। तो वहीं दोनों ही पेरेंट के लेफ्ट हैंडेड होने पर भी बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की पॉसिबिलिटीज महज 26% ही होती है। और ऐसा होता है बच्चे के ब्रेन और डीएनए की वजह से। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि क्यों 90% इंसान राइट हैंडेड ही होते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को दिल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।